लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था, तो आज भी हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फोर्स एक्स फॉर 20 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर विच द फोर्स सीजेज एंड देन द बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके जी, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जो ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है, ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है। इस बॉडी का मास दे दिया है इसने कितना, 20 kg। ओके जी, कह रहा इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स मान लो F लग रही है, और ये फोर्स कितनी देर के लिए लग रही है, तो 10 सेकंड के लिए लग रही है। एक बॉडी है जो ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन पड़ा हुआ है, इस बॉडी का मास दे दिया है इसने 20 kg, और बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, और कितनी देर के लिए लग रही है, तो 10 सेकंड के लिए लग रही है। तो जब बॉडी को फोर्स लगेगी तो बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगी ना, यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगी। ओके, और कितनी देर के बाद यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगी, तो 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच जाती है। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ पर फोर्स जब 10 सेकंड के बाद फोर्स को हटा लिया जा रहा है, फोर्स को सीज कर दिया जा रहा है, मतलब 10 सेकंड के बाद फोर्स को जीरो कर दिया जा रहा है। फोर्स केवल 10 सेकंड के लिए लग रही है। जब फोर्स लगेगी तो पार्टिकल तो डिस्प्लेस होगा ना, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गई, मान लिया हमने, और 10 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गई, और जहां पर जैसे ही पहुंची 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड के बाद फोर्स को सीज कर दिया जा रहा है, मतलब फोर्स को हटा दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर फोर्स जीरो हो जा रही है। उसके बाद क्या कर रहा है कि पार्टिकल फोर्स लग रहा है शुरू में 20 सेकंड के लिए। फोर्स कितने देर के लिए लग रहा है, तो 20 सेकंड के लिए लग रहा है। फोर्स कितने देर के लिए लग रहा है, तो 20 सेकंड के लिए लग रहा है। तो 20 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंच गए। जैसे ही यहाँ पहुंची 20 सेकंड के बाद, तो फोर्स को सीज कर दिया गया, मतलब फोर्स को हटा दिया गया, फोर्स को जीरो कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि पार्टिकल नेक्स्ट 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट 10 सेकंड में कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 50 मीटर का। देखो 20 सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंचने के बाद फोर्स को हटा लिया गया, सीज कर दिया गया। तो यहाँ के बाद कह रहा है कि पार्टिकल 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो बताइए इस फोर्स F का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझो। देखो 20 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुंच रही है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब किसी पार्टिकल पर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है ना, यस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स मास इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यही तो बोलता है। तो जैसे ही पार्टिकल फोर्स लगेगी, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगी। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक पहुंचता है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है ना, दे तो नहीं रखा है कांस्टेंट, मान लेंगे हम कांस्टेंट, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है ना कि वेरिएबल फोर्स वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर हम फोर्स को कांस्टेंट मान लेंगे। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ से ए से बी तक, मतलब 20 सेकंड के लिए पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्योंकि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यस, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट बी पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी। देखो पॉइंट बी के बाद फोर्स को जीरो कर दिया जा रहा है, और कह रहा है कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल नेक्स्ट 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है आफ्टर पॉइंट बी। तो यहां से यहां तक तो पार्टिकल पर एक फोर्स लग रही है, ए से बी के बीच में पार्टिकल पर एक फोर्स लग रही है, इसलिए ए के बी के बीच, मतलब 20 सेकंड के लिए पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। उसके बाद फोर्स जीरो हो जा रही है, जैसे ही फोर्स जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, मतलब बी के बाद पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली है। जैसे ही 20 सेकंड के बाद फोर्स जीरो हो जाएगी, वैसे ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो तब तक लगेगी ना जब तक फोर्स लगेगा, 20 सेकंड के बाद तो फोर्स जीरो हो जा रही है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, मतलब बी के बाद पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली है। तो जो पार्टिकल 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना,
वो कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और आप जानते हैं कि जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उनके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या, एस बराबर v इंटू टी। यहाँ पर एस दे रखा है किसने, कितना दे रखा है, 50 मीटर, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए 50 मीटर। v तो फाइंड करनी है ना, इंटू टी, कितनी देर में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में। यहाँ से v बराबर हम लिख देंगे 50/10 बराबर कितनी आ गई, तो 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर v बराबर कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल b के बाद 5 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली है, ठीक है ना। ओके जी, मुझे निकालनी है फोर्स, आप जानते हो फोर्स F बराबर होता है m इंटू ए। पार्टिकल का मास दे रखा है 20 kg, यदि मुझे एक्सेलरेशन मिल जाती है तो फोर्स मिल जाएगी। तो चलो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। देखो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब पॉइंट ए पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0, पॉइंट बी पर पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, पार्टिकल ए के बीच, ए से बी के बीच, मतलब 20 सेकंड के लिए पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस at, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ना, यहाँ पर v दे रखा है इसने, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, और ये फाइंड करनी है हम, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाइंड द एक्सेलरेशन a, v कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड, u कितना है, तो 0, प्लस एक्सेलरेशन a तो फाइंड ही करनी है, इंटू टाइम t कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितने समय के लिए लग रहा है, तो 20 सेकंड के लिए लग रहा है। यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 20 सेकंड। यहाँ से आप a बराबर निकालोगे 5/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/20। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व बाद में करेंगे, इसको यही इतना ही कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने है ना। आपको निकालने कितनी है, क्या है, फोर्स निकालनी है ना। हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F इक्वल टू ma। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20 kg, इंटू एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला। अच्छा एक्सेलरेशन का है, यहाँ पे इंटू जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, तो 5/20 एक्सेलरेशन हमने निकाला 5/20, 20 से 20 चला जाएगा, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 न्यूटन। मतलब पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है ना वो 5 न्यूटन की लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास 10 kg, फाइंड द फोर्स विथ विच द ट्री ब्रांच पुल्स द चेन। इसमें कह रहा है कि देखो एक ट्री ब्रांच है, इस ट्री ब्रांच से एक चेन अटैच है और चेन से एक मास अटैच है, इस चेन से एक ब्लॉक अटैच है, एक बॉडी अटैच है, और इस बॉडी का वेट दे रखा है, मास नहीं, ठीक है। वेट अब जानते हो वेट क्या होती है, द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है ना, उस फोर्स को ही हम वेट बोलते हैं, उस बॉडी का वेट बोलते हैं। इस बॉडी का वेट दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि इस बॉडी का मास m है, कैपिटल M है। हमने मान लिया कि इस बॉडी का मास कैपिटल M है और इस चेन का मास क्या है, स्मॉल m है। हम मान लेते हैं इस चेन का मास स्मॉल m है। ओके जी, तो चलो पहले इस बॉडी का मास फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वेट दिया हुआ है। हम जानते हैं वेट बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी। m इंटू जी क्या है, m इंटू जी mg, वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो m इंटू जी इसका वेट हो जाएगा। वेट कितना दे रखा है, तो 200 न्यूटन। m तो फाइंड करनी है, m मास है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से मास ऑफ द बॉडी m बराबर मिल जाएगी कितना, 0 से 0 गया तो 20 kg। तो बॉडी का मास कितना मिला, 20 kg। चेन का मास दिया हुआ है कितना, 10 kg। पूछ रहा है बताइए ये ब्रांच जो है ना, इस चेन को कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। देखो क्या होगा, पहले तो ये ब्लॉक और चेन दोनों मिल करके इस ट्री को नीचे की तरफ खींचेंगे। पहले ये ब्लॉक और चेन, क्योंकि दोनों के मास है, दोनों के पास मास है ना, तो पहले ये ब्लॉक और चेन दोनों मिल करके इस ट्री के ब्रांच को नीचे की तरफ पुल करेंगे
और आप जानते हो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये ब्रांच भी उतना ही फोर्स से इन दोनों को ऊपर की तरफ खींचेगी, ये ब्रांच भी उतना ही फोर्स से इस चेन को ऊपर की तरफ खींचेगी ना। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये ब्लॉक और चेन दोनों मिल करके ब्रांच को नीचे की तरफ कितने फोर्स से खींच रहे हैं। तो हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द चेन इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मतलब ये ब्लॉक और चेन दोनों मिल करके इस ट्री को नीचे की तरफ कितने फोर्स से खींच रहे हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी फोर्स से। तो ये ट्री ब्रांच भी इस चेन को ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स से खींचने वाली है, ये ट्री ब्रांच भी इस चेन को ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स से खींचने वाली है। हम लिखेंगे फोर्स बाय ट्री या फिर फोर्स बाय ब्रांच ऑन चेन, ये हो जाएगा F इजिकल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। देखो ये समझ तो रहे हो ना, ये मास और चेन दोनों मिल करके इस ब्रांच को जितनी फोर्स से नीचे खींचेंगे ना, ये ब्रांच इस चेन को उतना ही फोर्स से ऊपर खींचेगा, क्योंकि ब्रांच से तो चेन ही अटैच है ना, ये ब्लॉक तो अटैच नहीं है, चेन ही अटैच है, तो ब्रांच इस चेन को उतना ही फोर्स से ऊपर खींचेगा। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ कैपिटल एम का वैल्यू लिखिए कितना है 20, स्मॉल एम मतलब चेन का वैल्यू, चेन का मास कितना है 10 kg, लिखेंगे 10 इंटू जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपको एक बराबर मिल जाती है 300 न्यूटन। मतलब ये ब्रांच का ट्री जो है ना, सॉरी ये ट्री का ब्रांच जो है इस चेन को 300 न्यूटन फोर्स से ऊपर खींचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है एज शोन इन द डायग्राम अ 70 kg ऑफ गार्डन रोलर इज पुश्ड विथ a force F equal to 200 Newton at an angle 30 degree with horizontal. Find the normal reaction acting on the roller. कह रहा है एक गार्डन रोलर है, ओके, इस रोलर को किसी फोर्स F से पुश किया जा रहा है और इस फोर्स का वैल्यू है 200 न्यूटन। तो कह रहा है बताइए इस रोलर पर ग्राउंड के द्वारा कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन मतलब द फोर्स एक्टिंग बाय ग्राउंड ऑन द रोलर, दैट इज नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है, ये नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है एक्टिंग बाय ग्राउंड ऑन द रोलर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं ना कि इस रोलर पर कौन कौन सा फोर्स लग रही है। तो एक तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ m इंटू जी, जहाँ पर m क्या है मास ऑफ द रोलर एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और देखो इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट होगा दो कंपोनेंट। देखो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल बना रही है ना, एक होगा F cos थीटा जो इधर होगी और एक होगा F sin थीटा, एक इधर होगी ना, इधर क्या होगी F cos थीटा और इधर क्या होगी ऊपर की तरफ क्या होगी F sin थीटा होगी ना। देखो ये फोर्स नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर हो जाएगी F cos थीटा और इधर हो जाएगी F sin थीटा। यदि आप कंपोनेंट फोर्स का इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इस हिसाब से ये जो एरो है ना इसका हेड यहाँ पर है और टेल यहाँ पर, इस एरो का हेड यहाँ पर है और टेल यहाँ पर। और आप जानते हैं कि वेक्टर हमेशा उसके टेल के अबाउट, सॉरी कंपोनेंट हमेशा वेक्टर के टेल के अबाउट ड्रॉ की जाती है। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर के टेल के अबाउट ड्रॉ की जाती है, न कि हेड के अबाउट ड्रॉ की जाती है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे की तरफ है ना, मतलब इस एरो का हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है। आपने हेड से ही कंपोनेंट ड्रा कर दिया जो कि गलत है ना। आपको कंपोनेंट कहाँ से ड्रा करनी है तो टेल से ड्रा करनी है, तो ये वाला कंपोनेंट आपकी गलत हो जाएगी। ऐसे मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर को हम एक पैलेस से दूसरे पैलेस तक डिस्प्लेस कर सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि डिस्प्लेस करते समय उस वेक्टर का एंगल दैट इज डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, इस फोर्स वेक्टर को इधर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। चलो ये क्या हो गया, एफ हो गया।
और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री ही हो जाएगा। ओके, अब तुम फोर्स का कंपोनेंट ड्रा करो, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, नीचे ऊपर क्योंकि इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है ना, इधर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। इस फोर्स का इधर कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। ओके जी, अब चलो अब फाइंड करते हैं। अच्छा, नॉर्मल फोर्स किधर लगेगी, ग्राउंड इस रोलर पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जिसको कि हमने यहाँ पर n से डिनोट कर दिया है। ग्राउंड इस रोलर पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, क्यों लगाती है, क्योंकि ये रोलर ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रही है विथ ए फोर्स mg एंड f sin थीटा, विथ ए फोर्स mg एंड f sin थीटा। तो ये ग्राउंड भी इस रोलर पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी ना, और जो इसी के इक्वल होगी, और उसी नॉर्मल फोर्स को हमने n से डिनोट कर दिया है, और उसी नॉर्मल फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको कि आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक ही लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन n लग रही है ना, नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, तो एक लग रही है mg और एक लग रही है f sin थीटा। अब इसको मत गिनने ला, क्योंकि इसका तूने कंप्लेंट कर लिया ना, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म, इसका तूने कंप्लेंट में ड्रॉ कर लिया तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म, एक ये बच गया और एक ये बच गया। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे नॉर्मल फोर्स लगानी है। नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होती है जो ग्राउंड इस रोलर पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो हमको इस n से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो ऊपर की तरफ n लग रही है और नीचे की तरफ क्या लग रही है, mg प्लस f sin थीटा। हम लिखेंगे n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। थीटा कितना है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। m इज द मास ऑफ द रोलर, जो कितना है 70 kg। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस f कितना दिया है, तो 200 न्यूटन, 200 न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 100, टोटल कितना आ जाएगा 800 न्यूटन। मतलब ग्राउंड इस रोलर पर नॉर्मल फोर्स कितना लगाएगी, तो 800 न्यूटन, और इसी नॉर्मल फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m placed inside a box descends vertically with acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. Find the value of a. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ना एक बॉडी रखी हुई है जिसकी मास m है। ओके जी, और क्या कर रहा है कि ये बॉक्स जो है ना नीचे की तरफ विथ एक्सेलरेशन a से आ रही है, ये बॉक्स नीचे जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन a। इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और एक बात दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये जो मास है ना, ये मास m है, वो इस बॉक्स के फ्लोर पर एक फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स कितना लगा रही है, तो अपने वेट का 1/4 टाइप्स लगा रही है। तो बोल रहा है कि बताइए इस एक्सेलरेशन a का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये बॉक्स कितने एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ओके जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रही है। तो एक तो सीधा सीधी दिख रही है ना, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स mg लग रहा है। ओके, नीचे की तरफ एक फोर्स mg लग रहा है, तो ऊपर एक फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स n लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स n लगेगा। जब ब्लॉक इस फ्लोर पर एक फोर्स लाएगी mg, तो फ्लोर भी इस बॉक्स पर एक रिएक्शन फोर्स लाएगी, और उसी को हमने नॉर्मल फोर्स n बोल रखा है, जो किधर लाएगी, इस बॉडी पर ऊपर की तरफ लाएगी। क्योंकि ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रही है ना, ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, इसलिए इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स।
और इस फोर्स को आप बोलते हो सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आगे पढ़ेंगे, अभी बस समझ लो, अभी बस समझ लो क्या है कि ये बॉक्स, पूरी बॉक्स नीचे की तरफ मूव कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन a। तो इस बॉडी पर जिसकी मास m है, इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कितना लगेगा? द मास ऑफ द बॉक्स दैट इज कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द, सॉरी, मास ऑफ द बॉडी दैट इज कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स दैट इज m इनटू a, m इनटू a। ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स लगती है और इसको बोलते हैं सूडो फोर्स m इनटू a, जो कितना होगा? मास ऑफ द बॉडी एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। और ऊपर की तरफ लगेगी, क्यों? क्योंकि बॉक्स नीचे आ रहा है ना, इसलिए ये सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है जी, तो चलिए, अपनी फोर्स लग चुकी, अब इस फोर्स को बैलेंस कीजिए, इक्वेशन लिखिए। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स एन लग रहा है, प्लस m इंटू ए लग रहा है सूडो फोर्स, इज इक्वल टू, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? तो mg बैलेंस कर रहा है। बॉक्स, ये बॉडी जो है ना, जिसकी मास कैपिटल M है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, मतलब ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। हम लिखेंगे n प्लस एम ए इक्वल टू, n प्लस एम ए इक्वल टू mg। यहाँ से हम लिखेंगे, हमको क्या फाइंड करने है? एक्सेलरेशन n ना, तो हम इसको इस साइड रहने देंगे, n को उधर भेज देंगे, हम लिखेंगे mg माइनस नॉर्मल फोर्स n। यहाँ से लिखेंगे mg माइनस, देखो n क्या है? तो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिस फोर्स से इस बॉक्स का फ्लोर इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रही है, इस बॉक्स का फ्लोर इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है। तो इस बॉक्स का फ्लोर इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगी? उतना ही फोर्स लगाएगी जितना फोर्स ये बॉडी इस बॉक्स के फ्लोर पर लगाएगा। इस बॉक्स का फ्लोर इस बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी एज ए नॉर्मल फोर्स, जितना ये बॉडी जिसकी मास कैपिटल M है वो इस बॉक्स के फ्लोर पर लगाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो बॉडी है ना, जिसकी मास कैपिटल M है, वो इस बॉक्स के फ्लोर पर कितना फोर्स लगा रही है? तो अपने वेट का 1/4 टाइम। वेट मतलब इस बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा? तो mg हो जाएगा। वेट मतलब mg, mg का 1/4 टाइम्स लगा रही है, तो n बराबर हो जाएगा mg/4। यहाँ से हम लिखेंगे m, तो अच्छा ठीक है, यहाँ सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3mg/4। तो एम ए अपन अपना एम ए बराबर कितना आया? 3mg/4। m से m गया, ए बराबर कितने आ गई? 3g/4। तो ये बॉक्स कितनी एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है? तो विथ एन एक्सेलरेशन 3g/4। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यही तक रहने देते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और खूब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक आपको फिजिक्स पर कमांड आएगी नहीं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।